सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक इन दोनों में बेटर कौन? किस पे जनता का भरोसा सबसे ज्यादा है? कौन सबसे ज्यादा रोजगार देता है? कौन सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है? किसके पैसे ज्यादा डूबते हैं? बैंक्स की इंटरनल वर्किंग कैसे होती है? हमारा तो है सेल, परचेज, बच गया प्रॉफिट। ये कैसे करते हैं? ये जो आपने शब्द सुने असेट क्वालिटी, एनपीए, निम, ये होता क्या है? इन सभी टेक्निकल शब्दों को देसी भाषा में जानेंगे आज, और इन सभी का एनालिसिस करके आम आदमी का पर्सनल फाइनेंस और बिजनेसमैन का बिजनेस फाइनेंस दोनों सुधर सकते हैं। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। भारत में शुरुआत से ही प्राइवेट बैंक ऑपरेट करते थे, लेकिन 1969 में सरकार ने बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। तब से सरकारी बैंक या पीएसयू बैंक लाइमलाइट में आए। तो इनके सरकारी बैंक होने का मतलब बहुत सारे नियम कायदे से जो सरकार इनको अपने हिसाब से रन करती है। इनके जो टॉप मैनेजमेंट, टॉप एम्प्लॉय सरकार चुनती है, सरकार बैठाती है। और प्राइवेट बैंक की एंट्री हुई इंडिया में 90s के दशक में, लगभग इसके 30 साल बाद। लेकिन 30 साल बाद शुरुआत करने के बावजूद भी ये प्राइवेट बैंक कई मोर्चों पर सरकारी बैंक से आगे निकल गए। देखते हैं किन मोर्चों पे निकले और कैसे निकले, और आने वाले समय में प्राइवेट बैंक का भविष्य बढ़िया है या सरकारी बैंक का भविष्य बढ़िया है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कौन से बैंक के शेयर ले रहे हैं, कौन से नहीं ले रहे हैं, इस डिस्कशन से आपको काफी हेल्प हो सकती है। बात करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉय की। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा एम्प्लॉय कौन से बैंक में होंगे, प्राइवेट में या सरकारी में? बहुत सारे लोग बोलेंगे सरकारी में, क्योंकि भैया एक तो 30 साल पुराने हैं, इनकी ब्रांचेस भी ज्यादा है। प्राइवेट बैंक है वो तो टेक्नोलॉजिकली ज्यादा अपग्रेडेड है, तो उन्हें आदमी कम लगते हैं। सरकारी में तो भैया पुराने आदमी ज्यादा लगते हैं। प्लस सरकार में भैया आदमी को नौकरी से जल्दी से नहीं निकाल सकते, तो आदमी लंबे समय तक टिका भी रहता है। तो इन सभी कारणों से पीएसयू बैंक में ज्यादा आदमी होने चाहिए। अगर यही आपका गैस है तो ये आंसर सही होता पिछले साल तक, क्योंकि 53 साल के इतिहास में हमेशा प्राइवेट बैंक में कर्मचारी कम रहे हैं और सरकारी में ज्यादा रहे। लेकिन आज की डेट की बात करेंगे तो आज की डेट में प्राइवेट में आदमी ज्यादा हो चुके हैं, सरकारी में कम हो गए हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सरकारी बैंक में टोटल 7,70,000 एम्प्लॉय हैं और प्राइवेट बैंक में 7,90,000 है, और ये 20,000 का गैप पिछले साल ही बढ़ा है, और 53 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मार्च 13 से मार्च 22 की पिछले 9 सालों की तुलना की जाए तो इसमें सरकारी बैंक का जो ओवरऑल स्टाफ है वो 13% से कम हुआ है, और प्राइवेट बैंक का 240% यानी लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है। मार्च 2013 में टोटल एम्प्लॉय में जहां 73% एम्प्लॉय सरकारी थे और 27% प्राइवेट थे, अब ये रेशियो बदल के प्राइवेट में 51 और सरकारी में 49 रह गए हैं। ये तो थी एम्प्लॉय की बात। जब भी कहीं डिस्कशन में बैठो 4 आदमियों के बीच में, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया भी पीएसयू समझती है, पर गेम उलट गया है, और ये नॉलेज आपको पता पड़ी इस चैनल से। तो एक्सक्लूसिव खबरें आपको जाननी हो ना कि बाजार में क्या चल रहा है, ऐसी बात जो कहीं मिलती नहीं है, इस चैनल पर मिलेगी। तो भैया सब्सक्राइब कर लो। 4 जनों के बीच में बैठोगे, इंटेलिजेंट तो आप हो ही, पर साउंड भी तो करने चाहिए। अब बात करते हैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस की। बैंक पैसा कैसे कमाता है? आप बोलोगे राहुल जी वो तो हमको पता बहुत आसानी से है। देखो जी, हम जो पैसे जमा कराते हैं वो पैसे पे हमको बैंक ब्याज देता है, उसी हमारे पैसे को आगे ब्याज पे लगा देता है। तो हमें तो ब्याज देता है कम और सामने वालों से ब्याज लेता है ज्यादा। बीच का डिफरेंस है, उस डिफरेंस में से खर्चे काट के प्रॉफिट कमा लेता है। यही जानता है आम आदमी। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल कर देते हैं ताकि इस बोलने और सुनने में आप थोड़े इंटेलिजेंट लगो। अब टेक्निकल भाषा में मैं आपको समझा तो दूंगा कि बैंक पैसा कैसे कमाते हैं, लेकिन भैया आप ये सोच रहे होंगे राहुल जी हम पैसा कैसे कमाएं, ये बताओ। तो आपको ये सीक्रेट भी अभी बता देता हूँ। आज की रेट में हम सब जानते हैं नॉन आईटी जॉब में उतना पैसा नहीं है जितना पैसा आईटी वाले जॉब में। और आईटी वाले में तो पैकेज हम सुनते हैं, अरे 25 लाख 50 लाख करोड़ों के पैकेज है। अब लेकिन कई लोग सोचते हैं हम तो आईटी बैकग्राउंड से नहीं, हमारा क्या होगा। तो आपका परिचय कराते हैं जबरदस्त कंपनी, जबरदस्त ऐप से, कोडिंग इन्वेडर। इनका मेन काम क्या है? नॉन आईटी, जिनको आईटी का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, उनको आईटी रिलेटेड ट्रेनिंग कराते हैं और एक डेटा एनालिस्ट का कोर्स कराते हैं, जो कि 6.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। और 6.5 महीने में एक नॉन आईटी वाला बंदा, जिसको आईटी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आईटी में इतना काम करने लायक हो जाता है कि आराम से उसको बढ़िया कंपनी में जॉब मिल जाती है। अब बोलो राहुल जी जॉब कौन दिलाएगा? जॉब भी कोडिंग इन्वेडर वाले ही दिला देंगे। तो जिस दिन आप एनरोल करोगे उसी दिन आपको एक तरह का एग्रीमेंट ये प्रोवाइड करा देंगे कि भैया आपकी 6.5 महीने बाद जॉब पक्की है। तो आपको ये भी लगेगा कि भैया सेफ एंड साउंड
साउंड है। और ऐसा नहीं कि आपको थ्योरेटिकल ज्ञान दिया जाता है जो एक्चुअल में काम ही नहीं आएगा, आपको एकदम प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी कराई जाती है। इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं वो आपको रियल टाइम डेटा, जो रियल प्रॉब्लम वर्ल्ड में चल रही है, जो आप सीख के एक्चुअल प्रैक्टिकली काम में ले सकते हो, वो चीजें सिखाई जाती है। इसमें स्क्रैच लेवल से आपको एक्सपर्ट लेवल तक की ट्रेनिंग दी जाएगी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा रियल बिजनेस केस स्टडी आपको बताई जाएगी। और ये एक्सपर्ट अमेजन, फिलिप्स, ZTV, डिलॉयट ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज से आते हैं। तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी अलाउ होती है, जिसमें आप वीकेंड में सीख सकते हैं और वीक पे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी ट्रेनिंग के दौरान आपको मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है, CV कैसे बनाएं, लिंक्डइन कैसे अपडेट करें, ताकि आपकी जॉब पाने की जो कैपेबिलिटी है वो और बढ़ती है। अब तक 20,000 से लोग सक्सेसफुली इस कोर्स को कर चुके हैं और इसको करने के बाद आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलता है जो काफी जगह एप्लीकेबल होता है। अगर ये सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे क्लिक कीजिए। डाटा साइंस का एक कोर्स है, उसको आप समझिए, इनरोल कीजिए। और अगर आपको उस पर कोई डिस्काउंट चाहिए तो RM27 टाइप करके आपको 27% डिस्काउंट भी मेरी तरफ से मिल जाएगा। अब बात करते हैं सीधे बैंक पैसा कैसे कमाती है टेक्निकल भाषा में। देखो, बैंक का रॉ मटेरियल पैसा ही तो है, वो पैसा ही लेता है और पैसा ही देता है और उसी में कमाता है। तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? जब आप करंट अकाउंट में पैसे जमा कराते हो, जब आप सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कराते हो, जब आप FD कराते हो। ये जो पैसा जमा होता है ये बैंक के लिए रॉ मटेरियल है, ये बैंक की पूंजी है। देखो, FD पे तो बैंक को ज्यादा पैसा देना पड़ता है, तो FD का जो पैसा लेता है बैंक को थोड़ा महंगा पड़ता है। इनके लिए सबसे सस्ता पड़ता है कासा, CASA, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। क्योंकि करंट अकाउंट जितने भी खुलेंगे उस पर बैंक को ब्याज ही नहीं देना, तो सस्ता पैसा मिल गया। सेविंग अकाउंट जितने भी खुलेंगे उस पर ब्याज देना है, लेकिन 3-4% देना है, तो और सस्ता मिल गया। बैंक चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, जिसके पास है कासा उसी का चलेगा पासा। कासा पे, डिपॉजिट पे, लोन पे, असेट क्वालिटी पे जज करते हैं प्राइवेट ज्यादा बेटर है, सरकारी ज्यादा बेटर है। तो अगर मैं 2005 की बात करूं तो भैया सरकारी बैंक का जबरदस्त वाला दबदबा था। 85% ऑफ द डिपॉजिट सरकारी के पास थे। बैंक में 100 रुपए जमा है ना, 85 सरकारी बैंक पे और 15 प्राइवेट बैंक पे। सरकारी बैंक पे ज्यादा भरोसा था लोगों को। उस समय बैंक के खातों में 57 लाख करोड़ रुपए तो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट थे और 96 लाख करोड़ रुपए ये डिपॉजिट थे FD में। उस समय इतना ज्यादा फंड अवेलेबल था तो इसको लोन पे देके इतना पैसा कमा लेते थे कि इतनी ब्रांच और इतने ज्यादा एम्प्लॉय थे, उनको सर्व करके भी बैंक के प्रॉफिट कमा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे हौले हौले भैया प्राइवेट बैंक बढ़ने लग गए। तो अगर मैं 2009-10 की बात करूं तो अगर किसी को FD करानी होती थी तो 97% लोग कहते थे हम तो सरकारी में जाएंगे, 3% लोग प्राइवेट में थे। 97 का आंकड़ा कम होकर सरकारी में रह गया 57, यानी लोगों का प्राइवेट बैंक में कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया है, सरकारी से थोड़ा पीछे हटने लग गए। यही बात सेविंग पे अप्लाई होती है। 2009-10 तक 77% लोग सेविंग अकाउंट खुलाते थे सरकारी बैंकों में, अब वो फिगर घट के आ गया 52%। देखा जाए तो अभी भी टॉप पे चल तो PSU ही रहे हैं, लेकिन भाई साहब धीरे धीरे इनकी बढ़त कम हो रही है और 3-4 साल की बात है कि प्राइवेट बैंक टेक ओवर कर लेंगे। तो कंक्लूजन क्या है? कासा में, डिपॉजिट में एक टाइम पे ये लीड कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इनका शेयर कम हो रहा है। अभी भी ये टॉप है, 50% से ऊपर चल रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल 5 साल 10 साल में टेक ओवर हो जाएंगे प्राइवेट बैंक से। यही बात अप्लाई होती है असेट में, लोन देने में। जहां अगर 2009-10 की बात करें तो 77% लोन सरकारी बैंकों ने दिया हुआ था, प्राइवेट बैंक ने मात्र 23% लोन दिया था। ये 21-22 में हो गया है, 58% जो लोन दिया गया है वो दिया है हमारे सरकारी ने, और बाकी जो 42% है प्राइवेट बैंक ने दिया है। तो लोग अब प्राइवेट बैंक में डिपॉजिट कराने में भी नहीं घबराते और उससे लोन लेने में भी नहीं घबराते। तो अगर मैं इंक्रीमेंटल लोन की बात करूं, पुराने लोन को छोड़ दें, नए लोन जितने भी सैंक्शन हुए हैं, अगर 2009-10 से कंपेयर करूं, 89% लोन सरकारी ने दिए थे और प्राइवेट ने मात्र 11 ही दिए थे। लेकिन 14-15 आते आते सरकार के हाथ में 57 ही रह गया और प्राइवेट ले गए 43। और 2015-16 से लेके 2021 तक प्राइवेट बैंक ने लीड किया है, सरकारें पीछे रह गई। और अभी 21-22 में जाके मामला थोड़ा बराबर आया, लेकिन भैया जिस तरह से हमको दिख रहा है फ्यूचर तो ब्राइट प्राइवेट बैंकों का दिख रहा है। अब बात करते हैं असेट क्वालिटी की। राहुल जी, असेट क्या हुआ? अभी बताया था ना आपको, जितना लोन दिया है वो बैंकों की असेट होती है, और क्वालिटी मतलब कितना उनमें से पैसा वापस आया। तो अगर मैंने 100 रुपए दिए और 100 वापस आ गए, मेरी असेट की क्वालिटी शानदार थी। और मैंने 100 दिए और उसमें से 90 आए, 10 नहीं आए, तो मतलब वो 10 की क्वालिटी ठीक नहीं थी। तो वो क्या थे? NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट। एक असेट है जो मेरी परफॉर्म कर रही है, एक असेट है जो नहीं परफॉर्म कर रही है, यानी डूबत। तो मार्च 2018 में PSU में 14.6% बैड डेट थे, यानी 100 रुपए में से 14 रुपए 60 पैसे डूब जाया करते थे।
ये स्थिति थोड़ी इंप्रूव हुई है, अब 100 रुपए में से 9 रुपए 10 पैसे ही डूबते हैं, लेकिन अभी भी प्राइवेट बैंक से अगर कंपैरिजन करें तो प्राइवेट बैंक का 4.5 से 5 के बीच में डूबत रहती है। मोटा मोटी स्थिति ज्यादा खराब आपके पीएसयू की है। अब बोलो जी पीएसयू के साथ ऐसा क्यों होता है? भैया एक तो आपकी सरकारें दुनिया भर के वादे कर देती है, कहती जी अब की बार किसानों का ये माफ कर दो, अब की बार ये वाला लोन माफ कर दो। तो भैया बैंकों ने दिया, अब तुम माफ करवा लेते तो बैंकों पे फर्क पड़ेगा। दूसरा, सरकारी बैंकों में विजय माल्या बहुत ज्यादा है, सरकारी बैंकों में नीरव मोदी बहुत ज्यादा है। किसी नेताजी से फोन करा दिया, विधायक से फोन करा दिया, मैनेजर साहब ने कहा चलो दे दो दे दो दे दो, तो उस चक्कर में बहुत ज्यादा है। हाँ, ऐसा नहीं कि प्राइवेट बैंक बचे हुए हैं, प्राइवेट बैंक में भी चंदा कोचर होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन पीएसयू में ज्यादा होता है। प्लस जब रिकवरी की बात आती है तो सरकारी बैंकों की अपनी लिमिटेशंस है। सरकार बहुत ज्यादा किसी को हैरेस नहीं करती, बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़ती, लेकिन प्राइवेट बैंक किसी को छोड़ते ही नहीं है भाई साहब, इसलिए इनकी डूबत कम है। अब बात आती है प्रॉफिट की, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका होगा? इसमें तो गैस करने वाली बात भी नहीं है, ऑब्वियसली प्राइवेट बैंक का रहेगा, क्योंकि सरकारी बैंक की बहुत सारी लिमिटेशन है। वो सरकारी बैंक 1000 रुपए में 10,000 रुपए में सेविंग अकाउंट खोल देते हैं, करंट अकाउंट में 20-25 हजार में खोल देते हैं। प्राइवेट बैंकों के न करें, सेविंग अकाउंट में भैया बैलेंस हाई लेके आओ, करंट अकाउंट में बैलेंस हाई लेके आओ, फिर दुनिया भर के चार्जेस ज्यादा हैं। जो सरकारी बैंक में बहुत ज्यादा अनाप शनाप चार्जेस नहीं लगते, जो चेक बाउंसिंग का है, किसी भी चीज का चार्ज लगेगा लिमिटेड लगेगा। प्राइवेट बैंक कोई मौका नहीं छोड़ते, हर छोटी से छोटी बात का चार्ज है, और जहां गलती की वहां तो डबल ट्रिपल चार्ज है। तो उनके चार्जेस ज्यादा हैं, इनकम की रेट्स ज़्यादा हैं, फिर इनके खर्चे लिमिटेड हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा काम में ले रखी है। तो इन सभी कारणों से प्राइवेट बैंक का प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा रहेगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 3 टॉप प्राइवेट बैंक का प्रॉफिट सुनिए। एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट 44,138 करोड़ रुपए। फिर आता है आईसीआईसी बैंक का प्रॉफिट 31,896 करोड़ रुपए। तीसरे पे आता है एक्सिस बैंक जिसका प्रॉफिट है 13,000 करोड़ रुपए। ये डेटा है पिछले साल का। सरकारी बैंक का प्रॉफिट सुनिए, सिर्फ एक एसबीआई है जो भाई साहब सीना ठोक के कह सकते हो कि आओ बढ़ो मुझसे। प्राइवेट बैंक से एक ही बैंक है जो लोहा ले सकता है, जिसका प्रॉफिट है 31,675 करोड़ रुपए। सेकंड नंबर पे आपको समझ में आ जाएगी पीएसयू में क्या चलता है। सेकंड नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रॉफिट है 7,270 करोड़ रुपए। कहाँ 40,000, 30,000, 12,000, कहाँ 7,000। तीसरे नंबर पे यूनियन बैंक 5,232 करोड़ रुपए। अगर मैं टॉप 3 बैंक का प्रॉफिट जोड़ दूंगा प्राइवेट का, और इधर सरकारी 10-15 बैंक का प्रॉफिट भी जोड़ दूंगा ना, तो ये 3 बैंक इस पे हावी हो जाएंगे। प्रॉफिट के बाद एक चीज आती है मार्केट कैप, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन। जितनी भी प्राइवेट और सरकारी बैंक लिस्टेड हैं, इनके शेयर्स के बाजार में क्या भाव चल रहे हैं और बाजार के भाव से टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, उस लेवल पे भी अगर आप देखोगे तो प्राइवेट बैंक भैया बहुत ज्यादा बाजी मार के बैठे हैं। मैंने कहा एक ही बैंक जो टक्कर लेता है बराबर की, वो है एसबीआई। उसका मार्केट कैप है 5 लाख करोड़ रुपए। इकलौता बैंक है एसबीआई जो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप से ऊपर है। सेकंड पे आया बीओबी 94,000 करोड़ रुपए। तीसरे पे आया कैनरा 56,000 करोड़ रुपए। अब प्राइवेट पे आओ एक बार। प्राइवेट में भाई साहब हमारा एचडीएफसी बैंक 9,32,000 करोड़ रुपए। सेकंड आता है आईसीआईसी बैंक 6,38,000 करोड़ रुपए। ये दोनों बैंक पे मिल जाएं, सारे पीएसयू बैंक मिला के इंक्लूडिंग एसबीआई, भारी पड़ेंगे। तीसरे पे आता है कोटक महिंद्रा, वो भी 3,70,000 करोड़ रुपए। फिर आता है एक्सिस, वो भी 2,72,000 करोड़ रुपए। मतलब 2.5 लाख करोड़ से ऊपर 4 बैंक है, और इधर 1 लाख करोड़ से ऊपर सिर्फ एसबीआई बैठा है। वैसे आपको मैं बता दूं, अभी पिछले जो इस क्वार्टर के रिजल्ट गए हैं मार्च में, उस क्वार्टर में सरकारी बैंकों ने परफॉर्मेंस दी है जबरदस्त। किसी का प्रॉफिट 1.5 हुआ है, किसी का डबल हुआ, किसी का तिगना हुआ, पर सिर्फ एक क्वार्टर की बात है। ये तो साल पूरा होगा तब पता पड़ेगा कि असली फायदे में कौन रहा और कौन नहीं। पर अभी तक का जो हिस्टोरिक डेटा है वो प्राइवेट बैंक को प्रायोरिटी देता है। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ पीएसयू बैंक के। भैया पीएसयू बैंक का फ्यूचर है कि नहीं है, चक्कर क्या है? किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए। बैंक भी बिजनेस है तो इसको भी पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से हो? या तो आपका नेट प्रॉफिट आए, उससे आप आगे बढ़ो। पर इनका जितना नेट प्रॉफिट आता है, इधर इनके पैसे भी तो डूब जाते हैं। तो हर साल जैसे 9% है, जिन्होंने जितना एडवांस दिया, अगर 9% पैसा डूब गया तो कैपिटल तो कमी हुई। तो या तो प्रॉफिट बम्पर जनरेट करे उस 90 रुपए से, तब जाके इनका काम हो, या फिर इनका मार्केट कैप बहुत अच्छा हो तो इनका काम हो, या इनको सरकार एडिशनल पैसा दे तो काम हो। तीनों चीजों में अभी दिक्कत है। न तो मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ पा रहा है, न बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ पा रहा है। इस क्वार्टर में तो बम्पर है, हो सकता है ट्रेंड कंटिन्यू करे। न सरकार भैया ध्यान दे रही ज्यादा। जैसे जैसे सरकारी बैंक नीचे जाते जा रहे हैं, वो पूरा फायदा कुछ प्राइवेट बैंक ही उठाते जा रहे हैं। तो मुझे तो फ्यूचर में प्राइवेट बैंक का, जैसे अगर फाइनेंशियल सर्विस की बात करूं तो टोटल निफ्टी 50 का 37% से फाइनेंशियल सर्विसेज है, और इसमें प्राइवेट का दबदबा ज्यादा है। तो मुझे पर्सनली मैं बुलिश हूं प्राइवेट बैंक को लेके।
मैं ये नहीं कह रहा बैंक स्टॉक में जाना नहीं जाना, वो आपकी इच्छा है, पर अगर बैंक स्टॉक में आप एंटर करते हैं तो मुझे पीएसयू से ज़्यादा बेटर पर्सनली प्राइवेट लगता है। बाकी सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे कोई ओपिनियन मत बनाना, इस वीडियो को आधार लो और रिसर्च करो और दिमाग लगाओ, और अगर बैंकिंग सेक्टर में आपका कॉन्फिडेंस है तो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। और अगर आपका इन सेक्टर में इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आगे भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, जाते जाते कोडिंग इन्वेडर का डेटा साइंस कोर्स में एनरोल करना मत भूलना, और कोड याद रखना RM27।